बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। उनकी मौत के 6 ही महीने बाद हादी अली ने मसनद आरा की मां से शादी कर ली और यूं मैंने और मसनद आरा ने सगी बहनों की तरह हादी अली की छत के नीचे परवरिश पाई है। तो जब ही आपने हादी अली के कत्ल के सिलसिले में आहू के मंसूबे की मुखालफत नहीं की थी, आप जो जी में आए समझे, मगर ये हकीकत है कि मुझे हादी अली की जागीर पर मसनद आरा के वसीले से किसी गैर का कब्जा पसंद नहीं है। जाहिर है, बिल्कुल फितरी बात है, मसनद आरा और आपके दरमियान खून ही का फर्क नहीं, सोच और मफाद का भी फर्क है। मैंने मामले की संगीनी का एहसास करते हुए कहा, आपको मैं सारी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको असल मामलात का इल्म हो जाए। सरकारी कागजात में मेरा नाम हादी अली के वारसों में सारे फहरिस्त है। दूसरा नाम मसनद आरा का है। अगर मसनद आरा की माँ जिंदा होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्या ये सही है कि मसनद आरा की माँ को भी आहू साहब ने ही मारा है? इसका मुझे इल्म नहीं है, मगर ये बात आहू के मंसूबे में शामिल थी। सरवरी ने निहायत बेबाक लहजे में कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है जिलानी साहब, खुदा करे आपकी ये मुश्किलात खत्म हो जाएं। ये कहकर वो उठी और बोली, मुझे लगता है कि आपने भी सुबह से मुंह हाथ नहीं धोया है, कपड़े भी आपके मैले हो रहे हैं। कैसी कठिन जिंदगी गुजार रहे हैं आप? हाँ, सरवरी बहन आसिया मिल जाए तो मेरी जिंदगी एतदाल पर आ जाएगी। प्लीज जलानी साहब, मुझे सरवरी बहन ना कहें। यूं लगता है जैसे आप मुझे बड़ी भी कह रहे हों। वो सटपटा सी गई। इसके होंठों के जाविये इसकी लगावट का पता देते थे और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बारे में इसने अपने दिल में क्या कुछ ठान लिया है। इसी लम्हे दरवाजा खुला और साका तेजी से अंदर दाखिल हो गया। छूटते ही बोला, जीले पहलवान, उधर तो बड़ा धमाका हो रहा है। रावी रोड पर बंद रोड और इधर बाटी दरवाजे तक पुलिस हर गाड़ी हर मोड़ की मुआयना कर रही है। सारे शहर की पुलिस हरकत में आई हुई है। एक सिपाही मेरा वाकिफ है, वो बोला कि पुलिस इन मुजरमों को ढूंढ रही है जो आज इकबाल पार्क से भाग निकले थे। पता है क्या हुआ? उधर एक डीएसपी भी मारा गया था, जीप के नीचे आ गया। अरे इतनी तो भारी होती है वो जीप, एक छोटे थानेदार की टांग भी टूट गई थी। बड़े गुस्से में हैं यार वो लोग, लगता है सारे शहर की नाकाबंदी कर रखी है इन लोगों ने। साका बहुत जोश में था। इन दोनों का क्या बना? इस कुतुबुद्दीन और गोगे का? वो जख्मी हुए थे कि वो तो वाकई मर गए यार, इधर ही खत्म हो गए। धन धनाधन, मैं वहीं था, दम दे दिया इन लोगों ने और इस पर इन्हें बहुत अफसोस है। बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है इन्हें। वो तीनों सिपाही इन्होंने मुअत्तल कर दिए। कहते हैं वो इन डाकुओं से मिले हुए थे, जब भी इन्होंने इन्हें मार दिया। वरना वो सिपाही कह रहा था कि सालों मारना ही था तो इनकी टांगों पर गोली मारी होती। गोली सीधी दिल जिगर में से गुजार दी। सबका पटरा हो रहा है इधर। अल्लाह माफी दे यार, मैं तो डरता हूँ कि वो कहीं इधर रखी बंगियों की तोप ही न चला दें। इसका तो एक ही गोला काफी है सारे शहर के लिए। साका बहुत ज्यादा परेशान था। टैक्सी नहीं लाए हो कोई? सरवरी ने पूछा। कैसी टैक्सी? रक्षा बीबी, इधर तो खोता भी आज किराए पर नहीं मिलता है। साके ने कानों पर हाथ रख दिए। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, अब क्या करेंगे हम? तुम इधर बैठकर अपने ऊपर सूरह यासीन पढ़ो और कोई भरोसा नहीं है तुम्हारी जिंदगी का। मेरा तो अपना पटरा हो गया है। मुझे किसी ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा? तुम फिक्र न करो, मेरी लाश पर से गुजर कर ही कोई तुम तक पहुंचेगा। मैंने अभी से कॉल हार रखा है, मैं संभाल लूंगा उन सब को। साके ने अपनी चौड़ी चिकली छाती पर अपना वो गुर्द ऐसा हाथ मारते हुए कहा, इसका मतलब हुआ कि ये रात हमें यहीं गुजारनी होगी। क्या हर्ज है? माँ का
पेट समझ इस कमरे को। ये साके का घर है प्यारे, किसी तंबोली की कोठरी नहीं है ये। ठीक है प्यारे, तू यूं करके पहले इनके लिए पानी गर्म करवा दे, ये मुंह हाथ धोएंगी, शायद नहा भी लें। बड़े अमीर घर की खातून हैं ये, जरा सा मैल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसके बाद तुम बाजार से इनके लिए 2 जोड़े कपड़े और कुछ दूसरी चीजें ले आओ, फहरिस्त मैं बना देता हूँ। अच्छा यार, हम तो वैसे ही गोबर ज़्यादा हैं, हमें तो महीना महीना पानी ना मिले तो गुजर हो जाती है। मैं पानी गर्म रखवाता हूँ, तुम एक लिस्ट बना दो, मैं इस मुन्नू की बीवी को साथ ले जाता हूँ, वो खरीद देगी सारी चीजें, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। सरवरी खानम इसकी बातों पर खुलकर मुस्कुरा रही थी, बोली बहुत ही सादा दिल आदमी है ये साका, मैं तो डरती थी कि कहीं ये इधर मेरे साथ कोई गलत हरकत ही ना कर बैठे। मैं इधर बंदी पड़ी थी, ये उधर बैठा तो रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके इसने मुझे बांधा भी, मगर बड़ी एहतियात से। अच्छा आदमी है ये, इसने मुझे खाना भी खिलाया, बड़ा ख्याल रखा है इसने मेरा। मुझे यही इत्मीनान था कि आप महफूज जगह पर हैं, आप भी को इस पर बड़ा भरोसा है, इसीलिए वो आपको यहाँ छोड़ गया था। ये कहकर मैंने सरवरी खानम से पूछकर इसकी जरूरत की चीजों की एक फहरिस्त तैयार कर दी। कागज कलम मुझे सामने की अलमारी में रखे किसी बच्चे के बस्ते से मिल गए थे। कुछ ही देर बाद साका हमारे लिए गरम गरम दूध वहाँ रख गया, वो हम पी चुके तो वो फहरिस्त लेकर बाजार चला गया। अपने साथ वो अपने छोटे भाई मुन्नू की बीवी चंदा को साथ ले गया था। इसे मैंने 2000 रुपए दे दिए थे। जब वो बाहर निकल गया तो सरवरी खानम लिहाफ लेकर पलंग पर बैठ गई। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी, बोली आप इतने सारे नोट जेब में लिए फिरते हैं, क्या करूं, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, जहां रात पड़ती है वहां रुपए की जरूरत महसूस होने लगती है। जहां रात पड़ती है क्या मतलब, कोई मुजरा देखने चले जाते हैं आप? नहीं तो ये किसने कह दिया आपसे? मेरे नसीब में ऐसा ऐश नहीं है खानम, जब इतनी रकम पास हो और वो भी माले हराम बूद, तो फिर जाए हराम रफ्त भी तो मिल ही जाती है। जी नहीं, मैंने कहा ना मेरे ऐसे नसीब नहीं है, और ये रुपया तो वही है जो मुझे आपने दिया था, सेंत सेंत संभाल कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा तो ये वही रुपया है, और भी इधर उधर से बहुत कुछ लूटा होगा आपने। आप मुझे भी डाकू ही समझती हैं? नहीं खानम, ये मेरा धंधा नहीं है, बस एक गलती कर बैठा था, मैं इसी की सजा खत्म नहीं हुई है। ये कहकर मैंने उसे डॉक्टर दोमन की कोठी में उतरने का वाकया सुनाया तो वो हैरत ज़दा सी होकर बोली, इसका मतलब है कि आहू साहब ने आपके बारे में सही नजरिया कायम नहीं किया था। उनका तो ये ख्याल है कि आप बहुत नामी गिरामी डाकू हैं और कई आदमियों को कत्ल कर चुके हैं। उनका ख्याल सही नहीं है खानम, मैं ऐसा होता तो दुख किस बात का था। इसका मतलब है कि आपके पास इस रुपए के सिवा और कुछ नहीं है। सच कह रहे हैं आप? यकीन करें मेरे पास इस रुपए के सिवा कुछ नहीं है। कुछ रुपया मैंने एक जगह महफूज डाल रखा है, मगर वो किसी नाजायज तरीके से नहीं आया था। फिर तो इसे आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा, खुदा मेरी मुश्किलात आसान कर दे तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। अच्छा तो ये इरादे हैं आपके? मेरी बात सुनकर वो बोली। अचानक अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर देखा तो वहाँ साके की वालदा खड़ी थी, सीधे साधे गुजरों की सीधी सादी बेटी, मगर इतनी उम्र हो जाने के बावजूद इसका कद काठ जवानों से बेहतर था। बोली, पुत्र इधर गुसल खाने में पानी रख दिया है मैंने, बीबी से कहो नहा ले। गुसल खाना किधर है अम्मा जी? वो दूसरा दरवाजा खोलोगे तो सामने नजर आ जाएगा। ये कहकर वो पीछे हट गई। इसे अपने बेटों की खातिरदारी में बहुत लुत्फ आता था और वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी और हमें भी वो ऐसा ही समझ रही थी। सरवरी के पास वो अभी तक नहीं आई थी। साके ने उधर आने से शायद सारे घर वालों को मना कर रखा था। मैंने पीछे मुड़कर कमरे की जनूबी दीवार का दरवाजा खोला तो सामने गुसल खाना था, जिसको उस कमरे में भी अंदर आकर इस्तेमाल किया जा सकता था। वो खासा साफ सुथरा गुसल खाना था, जिसमें साफ सुथरा तौलिया, साबुन, 2 बाल्टियां गर्म पानी और जरूरत की दूसरी चीजें उन लोगों ने रखवा दी थी
थी। चलें खानम, आप गुस्ल फरमा लें, सारी चीजें उधर मौजूद हैं। मैंने सरवरी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मेरे एक थप्पड़ का निशान अभी तक उसके बाएं रुखसार पर मौजूद था। मेहरबानी है आपकी जलानी साहब, वरना मैं तो आपकी मगविया हूँ। हाथ बंदी कनीज, मुझे शर्मिंदा न करें, ये सारा सिलसिला ही मुझे बहुत तकलीफ दे नजर आता है। ये कहकर मैं कुर्सी पर जा बैठा। जब वो आधे घंटे बाद गुस्ल खाने से निकली तो इसकी तबीयत पहले से कहीं ज्यादा हशाश बशाश थी। लगता था वो मेरी सारी गलतियां और ज्यादतियां माफ कर चुकी है। अपने वो टोकरा भर बाल इसने तौलिए में बांध रखे थे, इसी हालत में लिहाफ में जा बैठी। इसके बाद मैं भी गुस्ल खाने में जा घुसा। मुझे किसी तते पानी की जरूरत नहीं थी। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो वो बेख्याली में बोली, आहू साहब का हम पता नहीं क्या हाल होगा, मेरी बगैर तो वो घर में पागल हो जाते हैं। हाँ, ऐसी बीवी जो मर्द के कोलो फेल से इतनी हम आहंग हो, आदमी के लिए नेमत होती है। क्या मतलब है आपका जलानी साहब, इतनी भी हम आहंगी ना समझे। बस इस मंसूबे में मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही हूँ तो इसकी वजह यह थी कि मैं भी हादी अरी से नफरत करती थी, क्योंकि इसने मेरे वालिद की जिंदगी तबाह कर दी थी। यही नहीं, मुझे यकीन है कि उसने मेरी माँ को भी खुद ही मौत के घाट उतारा था, वरना वो इसके मरने के दिन तो नहीं थे। और फिर मामला इतनी बड़ी जागीर का था, वो मुझे क्यों न मिले, दूसरे क्यों इसके मालिक बन जाएं। आप ठीक कहती हैं, आपसे किसी इख्तलाफ की तो मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप इंसाफ की नजर से देखें तो आप मुझसे इत्तफाक करेंगे। वो तो मैं कर ही रहा हूँ खानम, मगर आहू साहब के फायदे का इल्म नहीं हो सका। क्यों नहीं, इन्हें इंपोर्ट का लाइसेंस मिल रहा है। एक ही सौदे में वो 50 लाख रुपया कमा लेंगे। क्या चीज दरामद करेंगे वो, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, मगर सुना है कि 1 करोड़ रुपए का लाइसेंस मिल जाएगा इन्हें। बड़े साहब बहुत खुश हैं इनसे। आदमी की हिर्स बढ़ जाए तो इसका ना कोई इलाज ही रहता है, ना कोई हद बाकी रह जाती है। हालांकि वो अब तक बे औलादी। मेरी ये बात सुनते ही सरवरी खानम तड़प उठी, इसकी आंखें एकदम भीगने लगी। बड़े अर्जदा लहजे में बोली, यही तो दुख है जलानी साहब, और मैं डरती हूँ क्योंकि आहू कोई गलत कदम न उठा ले। इसीलिए मैंने जागीर के लिए दौड़ धूप भी की है। इसकी असल मालिक मैं ही होंगी। सरकारी कागजात में नाम मेरा ही लिखा जाएगा और फिर वो आपको किसी दिन चुपचाप कब्र में उतार देगा ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। ऐसा ना कहें जलानी साहब, खुदा के लिए मुझे इस मामले का ये रुख ना दिखाएं। फिर कदरे जोश से बोली, आहू ऐसा नहीं कर सकता। मैं दल माबूद की सादा लो बीवी ऐसी नहीं हूँ, लुकमा चखाने के बाद चखती हूँ। खुदा करे ऐसा ही हो और आप महफूज रहें। मगर जिस दरिया में तैर रही हैं वहाँ जरा सी गफलत छोटी मछली की मौत का सबब बन जाती है। आप ठीक कहते हैं, मगर क्या पता कौन किसकी मौत का सबब बनेगा। इसने बड़े मानी खेज अंदाज से कहा और बालों से मुंह ढांप कर सर पर तौलिया फेरने लगी। मुझे बताएं खानम के इधर पत्तों की में किसके यहाँ आसिया को पहुँचाया है आहू ने। वहाँ एक गांव है जो गोट आसिया इस गांव के माल का मुख्तार डलों की हवेली में होगी। आहू मुझे यही कह रहा था। वो लोग आपको जानते हैं? हाँ, मुख्तार डलों की बीवी डेरा गाजी खान के सरदार की बेटी है, वो भी मुझे जानती है। आहू के साथ हम कई बार वहाँ गए हैं। सर्दियों में उधर मुर्गाबी का शिकार बहुत होता है। मेरा ख्याल है कि हम आज रात वहाँ जा पहुँचते हैं। नहीं, रात का सफर अच्छा नहीं रहेगा, बस सुबह सवेरे उठकर उधर चल देंगे। बेहतर ये होगा कि मैं आहू को भी साथ ले चलूं। इस बात की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा है। अगर मेरा इसका अब की बार आमना सामना हो गया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे आप? पता नहीं मैं क्या करूं। वो आपका शौहर है, मगर मेरे लिए अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। मार देंगे इसे। मेरे लिए बड़े मौके थे उसे मारने के, पर मैं तुरा दे गया। मगर अब मैं शायद ना रुक सकूं। इस फसाद को हटाने के लिए ही मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। आसिया को मैं आपसे मिला दूंगी, मगर माजदा से हमारी रकम और हीरे आपको लेकर देने होंगे। मैंने इसकी तलाश का जो वादा किया है इस पर कायम रहूंगा खानम। बस ठीक है, बाहर जैसे ही मतला साफ होने की खबर मिले यहाँ से निकल चलें। ये कोई रहने की जगह नहीं है, हर तरफ गोबर की
बदबू फैली हुई है। साका जब बाजार से वापस आया तो इस वक्त शाम हो चुकी थी। वो सारी चीजें हमारे हस्बे मंशा खरीद लाया था। सरवरी खानम के लिए 2 साड़ियां और इनके मुतल्लकात कंघी, शीशा और इतर, क्रीम पाउडर, तौलिए, ब्रश, टूथपेस्ट और इस किस्म की दूसरी चीजें जिसके बगैर औरतें रह ही नहीं सकती हैं, वो सब कुछ एक अटैची केस में भर लाया था। सरवरी खानम इन तमाम चीजों को देखकर खुश तो नहीं हुई, बहरहाल मुतमिन जरूर हो गई कि इसकी कोई जरूरत रुकी नहीं रहेगी। वो मेरे लिए ढेर सारे सिगरेट भी ले आया था। तमाम चीजों की फहरिस्त और उनकी कीमतों का हिसाब वो लिखवा लाया था। वो सब कुछ इसने मेरे सामने रखकर बाकी पैसे लौटा दिए। बोला, अब कहो बादशाहो, खुश हो ना? तेरी मेहरबानी है यार। मुझे बता के बाहर क्या हाल है अब? पुलिस तो उधर सड़कों पर से हट गई है। वो पहला सा शोर शराबा नजर नहीं आता, मगर फिर भी तुम्हें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। फिर क्या करे हम? आज ही जाना चाहते हो? हाँ तो फिर यूं करो, तुम दोनों बुरके पहनकर टैक्सी में बैठ जाओ। बुरकों का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। हाँ ये बेहतर रहेगा। टैक्सी वाले को क्या पता चल सकेगा, मगर यार किसी न किसी जगह पर तो उस पर हम जाहिर हो ही जाएंगे। पत्तों की पहुंचकर किसी जगह अंधेरे में उतर जाना, इसे क्या पता चलेगा? बातचीत इससे बीबी कर लेगी। हाँ ये ठीक रहेगा, बस तू टैक्सी ले आ। मेरा ख्याल है जलानी साहब के इस वक्त वहाँ जाना ठीक न होगा। हम रात को 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। सरवरी खानम ने इस तजवीज की मुखालफत की। आप बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि वहाँ के हालात का आप ही को पता है। हमें पत्तों की नहीं बल्कि आगे जाना है जलानी साहब। सुबह सवेरे यहाँ से निकलेंगे तो दिन चढ़े वहाँ पहुँच जाएंगे। चलें यूं ही सही, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी बहन एक दिन की अजियत और सह लेगी। बेफिक्र रहें जलानी साहब, वो वहाँ बिल्कुल महफूज रहेगी, बिल्कुल परेशान न हो। सरवरी खानम ने साड़ी को अपने बदन पर सजाते हुए कहा। वो भूल ही गई थी कि इसे वहाँ अगवा करके लाया गया है और अब मैंने उसे यरगमाल बना लिया है। वो सारा सिलसिला इसे एक नया हैजान खेज तजर्बा नजर आ रहा था। नहाने के बाद उसकी सुंदरता और निखर आई थी। उसने अभी तक तखलीक का करब नहीं सहा था। यही वजह थी कि इतने सालों की मुताहल जिंदगी गुजारने के बावजूद उसके चेहरे पर कंवारियों ऐसी आबोताब कायम थी। साका भी इसे देख रहा था। बोला, साड़ी पसंद आई आपको? ये रंग मैंने खुद चुना था। वो चंदन तो जामनी रंग पर हाथ रखती थी, ये तरबूजी रंग आपको बहुत अच्छा लगेगा। साके की ये बात सुनकर सरवरी ने साड़ी लपेट कर अलग रख दी। बड़े खुश्क लहजे में बोली, अच्छा है, गुजारा तो करना ही है। उसे साके की जुबान से वो तारीफ अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा भाई, मैं आपके लिए खाना ला दूं? पक गया होगा। ये कहकर वो शर्मिंदा सा होकर निकल गया। आपने साके का मान रख लिया होता, इसका दिल बढ़ जाता। मुझे इसकी तारीफ की जरूरत नहीं है जलानी। पता नहीं कि कौन गंवार आदमी है। ये अपनी हैसियत भी तो आदमी को देखनी चाहिए। ओह, मैं समझा आप तबकाती फर्क की बात कर रही हैं। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ सरवरी खानम, हालांकि हम दोनों उसके रहमो करम पर हैं। आप होंगे, मैं नहीं हूँ। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। इसके हर कमरे को मैं मुअत्तर रखती हूँ। और इधर क्या है? गोबर, बदबू, मच्छर, मक्खी। तौबा तौबा, ये बातें वो दबे लहजे में कह रही थी, मगर इस गर्दो पेश से इसके दिल में दबी नफरत की भरपूर आईनादार थी इसकी वो बातें। मैं चुप हो गया। इस मामले पर इससे बहस फजूल थी। वो जागीरदाराना जहनियत का मुजाहरा कर रही थी और मुझे वो किस तरह बर्दाश्त कर रही थी, इसकी वजह मैं समझ ही सकता था। मेरे बारे में उसके दिल में जो दहशत थी वो कभी की खत्म हो चुकी थी। जब हम खाने से फारग हुए तो साका बोला, मैं इधर दूसरी चारपाई डाल देता हूँ जलानी साहब, आप उस पर सो रहें। बीबी के लिए वो पलंग ठीक रहेगा और कोई ढंग का कमरा हमारे पास है नहीं। तुम फिक्र न करो, मैं तो इधर फर्श पर भी सो सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ इनके आराम की फिक्र है, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया तो मैंने सरवरी की तरफ देखा।
वो लिहाफ में दुबक चुकी थी, मगर चेहरा उसका अभी लिहाफ के बाहर था। मुझे अफसोस है, मगर हालात ऐसे ही हैं कि ये रात हमें एक ही छत तले गुजारनी होगी। पता नहीं अभी ऐसी कितनी रातें बाकी हैं। मैं तो आपकी यरगमाली हूँ ना। ऐसा ना कहें खानम, खुदा की कसम इसमें मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। मैंने परेशान होकर कहा, अरे आप तो बुरा मान गए जिलानी साहब, यूँ ना सोचें, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मैंने इस बारे में आपकी बातें आते ही सुन ली थी। मैं होश में थी। अब मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए इधर ठहरी हूँ। मुझे तो अब आहू पर भी गुस्सा आने लगा है। उसने ख्वाह मुख्वा इस मामले को पेचीदा और तकलीफ दे बना दिया है। वो लिहाफ अलग रखकर उठ बैठी थी। बाल अभी तक उसके शानों पर बिखरे पड़े थे, मगर वो मेरे लिए बहरहाल पराई औरत थी। मैंने इसकी रानाइयों से अपनी नजरें उलझती देखी तो मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं सरवरी खानम के एतमाद को धोखा नहीं देना चाहता था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ खानम कि आप ऐसा कह रही हैं, वरना यकीन जाने मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ। ये कहकर मैं सिगरेट सुलगाकर धुएं के मरगोले उड़ाने लगा। वो चुप हो गई। अब वो उस रात साके की खरीदी हुई सुर्ख रंग की साड़ी पहनकर बैठी थी और इस लिबास में वो किसी शायर के ख्वाबों में हलकोरे लेती हुई कोई परी नजर आ रही थी और मैं तैरगी का मारा हुआ परिंदा किसी जुगनू की तलाश में सरगर्दा था जो मुझे मेरी सिम्मत समझा सके। वो रात बिलाशुबा मेरे लिए कड़ी आजमाइश की रात थी। मेरे दुश्मन की सारी दौलत मुझसे 2 हाथ दूर पड़ी थी और मैं ये तहैया किए बैठा था कि अपने आप को बहरहाल इससे बचाऊंगा जो दुश्मन का खून चुल्लू में भरकर पी लेने के बाद आपके दिल में बेपनाह तकब्बर और तमानियत भर देती है। मगर वो तकब्बर और तमानियत किसी भी तरह आदमी के ज़मीर की आवाज दबा नहीं सकते कि बड़ी तजलील के वक्त अपनी किसी मुमकिन तजलील को भी याद रखना चाहिए। क्या पता कल को या आज ही रात मेरी बहन आसिया पर भी कोई बड़ी मार दे। और यही वजह थी कि मेरा दिल लर्ज रहा था। मैं बुरी तरह डर रहा था। मैं डरता था अपने आप से भी और उस अंधेरे से भी जो इसके जाने और बत्ती बुझने के बाद सारे कमरे में फैल गया था। मुझे ठहर ठहर कर आबी की तनबीह याद आती थी। इसने कहा था कि औरतों की दोस्ती तुझे ले डूबेगी जलानी, और वो सच ही तो कह रहा था। माजिदा मुझे जो चरका लगा गई थी ये उसी का नतीजा था कि मेरी बहन एक बार फिर मुझसे छीन गई थी। अगर ऐसा न होता तो आहू ने ताहिया को मेरे खिलाफ यूं भड़काया न होता। ताहिया अपने एक जख्म का बदला लेने के लिए मेरे पीछे लपका था, मगर वो लेता तो अपने जख्म का बदला मुझसे लेता। वो आसिया और नफीसा को आहू के हवाले न करता। आहू के दंदाने उन पर इसीलिए तेज हुए थे कि मुझे माजदा फरेब दे गई थी और वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर वो आहू के घर से इतना कुछ ले गई थी कि मुझसे इसकी तलाफी नामुमकिन थी। सरवरी खानम के इशारे पर जो मुझे इतने वाज़े नजर आते थे, मुझे इस घड़ी अपने दिल की सहल अंगारी मालूम हुए। जब वो बत्ती बुझने के थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में खो गई, वो माहौल की अजनबियत और हालात की संगीनी को यकसर नजर अंदाज करके हल्के हल्के कराटे लेने लगी थी। तब मैं समझा कि मैंने इसके बारे में जितने अंदाजे भी लगाए थे वो सब के सब गलत थे। इसके बाजार में ऐसी कोई शय नहीं बिकती थी जिसे अर्जा या अर्जल कहा जा सके। अपने दोनों हथियार मैंने बड़ी एहतियात से अपनी चारपाई के गद्दे के नीचे इस तरह रखे थे कि जरा सी हरकत पर मुझे मालूम हो सकता था कि मामला क्या है। वो नींद में खो गई तो मैंने आंखें मूंद ली। वो असीर बनी थी और समझती थी कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सुल्तान वहाँ कोई था ही नहीं। एक मैं था तो मैं अपने आप से इतना शर्मिंदा था कि कुछ सोच ही नहीं सकता था। अपनी इब्तला के सिवा मेरे पपोटों की कसलमंदी बता रही थी कि मुझे सोए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरी हिस्सियात बेदार होने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने अपना तपता हुआ हाथ मेरे माथे पर रख दिया है। मैंने पहलू बदलकर आंखों के दरीचे जरा से खोले तो मेरा वजूद सुन्न होने लगा। सरवरी खानम मेरे सराहने खड़ी थी, यूं के उसके खुशबू में नहाए हुए बदन ने मुशामे जान में हलचल मचा दी थी। इसके वो लंबे लंबे स्याह बाल इसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसने सामने के गुसल
खाने की बत्ती जलाकर दरवाजा यूं नीम व छोड़ रखा था कि रोशनी की एक लकीर सी कमरे में फैलती नजर आती थी। मैंने आंखें मीच कर पहलू बदला और इसके अगले इकदाम पर गौर करने लगा। वो चंद लम्हों तक मेरे सराहने खड़ी कुछ सोचती रही और फिर वो मेरे पलंग पर आ बैठी थी और गुटी गुटी आवाज में कह रही थी, जलानी साहब प्लीज, मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज आंखें खोलिए। और फिर इसने मुझे झंझोड़ डाला। मैं एकदम उठ बैठा। क्या हुआ है खानम? मुझे डर लगता है जलानी साहब, मैं एक पल नहीं सो सकी। मैंने बिस्तर से निकलकर बत्ती जला दी। ये क्या कह रही हैं आप? डरने की क्या बात है यहाँ? मैं कभी तन्हा नहीं सोती। जलानी साहब प्लीज मुझे इधर सोने दें, मुझे इधर सख्त डर लगता है। नहीं खानम, बहुत बुरी बात है, यूं तो बच्चे डरा करते हैं। यहाँ आप बिल्कुल महफूज हैं, प्लीज अपने बिस्तर पर चली जाएं। आपको मुझसे डर लगता है तो मैं बरामदे में सो जाता हूँ। नहीं, मैं अकेली नहीं सोऊंगी, प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप उधर चली जाएं। ये कहकर मैंने उसे लिहाफ में भरकर उठाया और ले जाकर इसके बिस्तर पर फेंक दिया। वो धड़ाम से बिस्तर पर गिरी और सिसकने लगी। नहीं खानम, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, आप तो बहुत बहादुर खातून हैं। ये कहकर मैंने अपना लिहाफ अलग करके इसके ऊपर इसका अपना लिहाफ डाल दिया और फिर बत्ती बुझाकर अपने बिस्तर पर जा लेटा। इस कड़ी आजमाइश से मैं सुरखरू होकर निकल आया था। इसके बाद वो अपने बिस्तर से नहीं उठी और मेरी नींद उचाट हो गई। तो ये थी वो औरत जिसकी खुशनुदी के लिए आहू बड़े बड़े मार के सर अंजाम दे रहा था। इस औरत की ना और हाँ के दरमियान बाल बराबर फर्क नजर नहीं आता था। कोई जुल्फ के खम में लगी कचहरी से इंसाफ की उम्मीद कैसे रख सकता है? बड़ी खूबियां थी इस सरवरी खानम में। वो बहादुर थी, दिलेर थी, मजबूत असाब की मालिक थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि हसीन थी। चुगताई और अफगानी खून की आमेजिश ने उसके बदन को सह आतिशा बना रखा था। वो किसी भी ऊंचे बुर्ज को ताक कर अपनी आंख के बेपना जोर से गिरा सकती थी। मेरा उस रात इसकी वहशतनाक योरश से बच जाना एक मौजे से कम हरगिज नहीं था। वो कुछ ही देर बाद गहरी नींद में खो गई, मगर मैं एक पल के लिए भी पलक न झपक सका। वो चाहती तो मेरे ही पिस्तौल से मुझे आहू के रास्ते से हटा सकती थी, वहीं मेरा फैसला कर सकती थी, मगर इसने ऐसा क्यों नहीं किया? हालांकि मैं उसे बड़ी अजीयतें पहुंचा चुका था। 2 बार मैंने इसे बहुत बुरी तरह जदोकोब किया था। उसके शोहर को भी जलील करता चला आ रहा था। इसकी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसी उधेड़ बुन में आधी रात गुजर गई। नींद मुझसे रूठ चुकी थी। इस वक्त 1 बज रहा था। रात ताब कमर नीचे डूब चुकी थी। मुझे साके के इस हवेली नुमा मकान के दूसरे दरवाजे के सामने किसी ट्रक के रुकने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की का चौबी दरवाजा खोलकर सेहन में नजर डाली तो मुझे मालूम हुआ कि साका टार्च हाथ में लेकर तेजी से सेहन में जा रहा था। ट्रक में से 3 आदमी उतरे। इन्होंने सरों पर स्याह पगड़ियां बांध रखी थी और उनके कुर्ते और तहमद भी स्याह थे। साका उनसे बड़े तपाक से मिला और कुछ ही देर बाद इन्होंने ट्रक का पिछला हिस्सा खोलकर इसके साथ लकड़ी के तख्ते जोड़ दिए। उन तख्तों पर से गुजार कर इन्होंने 4 भैंसें ट्रक पर से उतारी और इनको हांग कर सेहन में ले आए। इनमें से 2 बूरी थी और 2 स्याह। वो बहुत पली हुई भैंसें थी और हवाने उनके फूले हुए थे। यूं लगता था जैसे वो दूध की नहरें बहा सकती हैं। साके ने इन्हें खुरली पर बांधकर उनके आगे चारा डाला और फिर अपने मेहमानों को लेकर कमरे में जा घुसा। मुझे अभी सब कुछ बता चुका था और मैं अच्छी तरह समझता था कि वो भैंसें किस रास्ते से रात के इस हिस्से में साके के घर पहुंची हैं। कोई 2 घंटे बाद साके ने हवेली के दाएं हाथ बने छप्पर तले बंदी 2 भैंसें खोलकर ट्रक में लदवा दी। इस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे और मैं अभी तक अपने बिस्तर की खारदार तन्हाई से उलझ रहा था। बेख्वाबी से मेरी आंखें जल रही थीं और इस वक्त तक मैं बिस्तर पर बैठा कितने ही सिगरेट फूंक चुका था। सामने की खिड़की खुली थी और मैं इसमें से साके की तमाम नकलो हरकत को बराबर देख रहा था। जब वो 2 भैंसें ट्रक में लदवा चुका तो इसमें सवार आदमियों से कहकर वो तेजी से पलटा और इस कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचा जिसमें मैं लेटा था। इसने बड़ी आहिस्तगी से दस्तक दी और बोला, जलानी साहब क्या बात
बात है साके? मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। उसने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली और बोला, हंस के भाई, लगता है आप भी अभी तक जाग रहे हैं। हाँ यार, मुझे नींद नहीं आई। कहो क्या बात है? ये ट्रक पत्तों की जा रहा है, मेरा ख्याल है आप दोनों इस में बैठकर चले जाएं, अच्छे रहेंगे। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्हें रोको, हम अभी तैयार हो जाते हैं। ये कहकर मैंने खानम को जगा दिया। ये क्या बात है जलानी साहब, खैर तो है? वो नींद में धुत पड़ी थी, अचानक जागी तो हैरत का इजहार करने लगी। हाँ खैर है, इधर एक ट्रक जा रहा है, हम इसमें बैठकर पत्तों की जा पहुंचेंगे, आप तैयार हो जाएं। वो बिस्तर से उठी और बोली, मैं बड़ी गहरी नींद में थी, डिस्टर्ब कर दिया आपने मुझे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।